नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पीछे वाले वीडियो में हमने पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और इसके अंदर हम कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या कारण रहे हैं पुनर्जागरण के, तो आइए दोस्तों विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इनसे निश्चित तौर पर पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, जिसमें आपके वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। तो सबसे पहला है क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। क्रूसेड्स के अंदर देखिए, क्रूसेड्स जो धर्म युद्ध है, इसमें क्रूसेड्स एक धर्म युद्ध था जो कि ईसाइयों के पवित्र स्थल जेरूसलम के लिए लड़ा गया। जेरूसलम में ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया, जिसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आने वाला जो रविवार है, इसको ईस्टर के नाम से जाना जाता है। इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुड फ्राइडे और ईस्टर किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये युद्ध हुए थे। 1076 के अंदर जेरूसलम पर सेल्जुक तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इससे ईसाइयों के प्रति उनकी रणनीति कट्टर हो गई। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक एल्केसियस द्वितीय ने पोप अर्बन द्वितीय से इस घटना की शिकायत की, परंतु फिर भी तुर्कों का अत्याचार ईसाइयों पर होता रहा। जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए 1095 से 1270 के मध्य लड़े गए जो धर्मयुद्ध है, इनको क्रूसेड्स की संख्या दी जाती है। ये आपको मैंने बताई थ्योरी। वापस देखिए, समझा देता हूँ थोड़ा सा। यरूशलेम नामक स्थान पर, ठीक है, यरूशलेम नामक स्थान पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अधिकार किया। अब इसके अंदर एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्रूसेड्स का जो है वो किस किस के मध्य लड़े गए। तो आपको एक तो बताना, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में या सेल्जुक तुर्कों के बीच में ये लड़े गए। अर्बन द्वितीय, पोप का क्या नाम है? अर्बन द्वितीय। इसका नाम विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि किसके काल के अंदर क्रूसेड्स की शुरुआत होती है। तो अर्बन द्वितीय का आपको नाम ध्यान रखना है। 1095 से 1270, एक चीज़ ध्यान रखनी है। और एक आपको एल्केसियस द्वितीय, इतनी चीज़ों को आपका ध्यान में रखना है। 1076 में जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में कुल कितने हुए हैं जो धर्म युद्ध है क्रूसेड्स, वो कितने हुए हैं? तो क्रूसेड्स की संख्या है दोस्तों 8। कुल 8 क्रूसेड्स हुए हैं। और सबसे जो भयानक क्रूसेड्स माना जाता है वो पांचवा माना जाता है। पांचवा है, इसको बाल बच्चों के क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे हिंसक यही था। ये कब लड़ा गया? 1212 में लड़ा गया, 1212 के अंदर, ठीक है। ये क्या था? तो फ्रांस का एक व्यक्ति था, फ्रांसीसी स्टीफन जिसका नाम था। तो स्टीफन फ्रांसीसी था। इसने 20,000 ईसाइयों के बच्चों को कहा कि चलो सैनिक बनाते हैं, आपको लड़ने जाना है मैदान में। सैनिक शिक्षा देने के इरादे से 20,000 ईसाइयों के बच्चे को इन्होंने अपने शामिल किया समूह में। और इन बच्चों को ले जाकर अफ्रीका के उत्तरी तटों पर बेच दिया। तो ये बाल बच्चों के क्रूसेड्स का भी नाम इसको पांचवा दिया जाता है कि किस क्रूसेड्स का नाम बाल बच्चों का क्रूसेड्स है। तो ये आप देख लेना। कुल 5 क्रूसेड्स हुए हैं। 1212 में पांचवा सबसे अधिक हिंसक था, इसको बाल बच्चों का क्रूसेड्स भी कहा जाता है। फ्रांसीसी व्यक्ति स्टीफन ने 20,000 बच्चों को इकट्ठा करके उत्तरी अफ्रीका के तटों पर बेच दिया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। पाइड पाइपर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाइड पाइपर क्या है? तो पाइड पाइपर के अंदर से ही हमें जानकारी मिलती है इन क्रूसेड्स की। ये एक स्टोरी है जो कि हेनलिन नामक एक व्यक्ति ने लिखी है और ये पुनर्जागरण से संबंधित है। पाइड पाइपर का ये प्रश्न पूछा जा चुका है 3-4 बार राजस्थान के अंदर कॉलेज स्कूल व्याख्याता में। धर्म युद्ध, ईसाइयों की पराजय के कारण पोप की सर्वोच्चता में कमी आई। आपको पता है तुर्कों ने ईसाइयों से छीन लिया और ईसाई वापस प्राप्त नहीं कर पाए। इससे किसकी सर्वोच्चता में कमी आई? पोप की सर्वोच्चता में। भौगोलिक खोजें, पहला कारण आपको बता दिया मैंने। पहला कारण क्या था? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध किस किस के बीच में लड़े गए, कब से कब तक लड़े गए, किसके काल में चालू हुए, कितने लड़े गए और कौन सा सबसे हिंसक था, ये सारी चीज़ें बता दी। भौगोलिक खोजें, तो भौगोलिक खोजें आपको ध्यान रखना, 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया, बेंजेटाइन गणराज्य की जो राजधानी थी,
मेमन द्वितीय मोहम्मद द्वितीय ने अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप कई विद्वान इटली चले गए। ये विद्वान अपने साथ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां लेकर गए। 1453 के अंदर कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ, तो 1453 में मेमन द्वितीय ने किया। गियोपोनी ओरेसी अपने साथ 250 पांडुलिपियां लेकर गया था, दर्शन और धार्मिक से संबंधित थी। बेसारिया नामक इटली विद्वान जो कि 800 पांडुलिपियां लेकर गया था। इनका सभी देसी भाषाओं में अनुवाद किया गया। आपको विशेषताएं बताई थी मैंने कि देसी भाषाओं का आविष्कार हुआ था। देसी भाषाओं में अनुवाद किया गया, स्थानीय भाषाओं में इन पांडुलिपियों को आविष्कार किया गया और वहाँ पर लोगों को इनकी जानकारी मिली, इनका ज्ञान मिला। धर्मयुद्ध के कारण पूर्व पश्चिम के देशों का व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया था तथा नवीन भौगोलिक खोजें हुई। दूसरा आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर ये भौगोलिक खोजें कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो पूर्व और पश्चिम का इधर से यहाँ पर जैसे कुस्तुनतुनिया है, तो ये जो व्यापार होता था ये खत्म हो गया था। इसके लिए व्यापार करने के लिए नवीन खोजों का आविष्कार हुआ। तो 1486 के अंदर बार्थोलोमो डियाज ने उत्तमा शांत द्वीप की खोज की। उत्तमा शांत द्वीप कहाँ पर है, जैसे ये यूरोप है और ये है अफ्रीका, तो यहाँ से अपने जाते हैं इधर एशिया वगैरह में आते हैं भारत में, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको उत्तमा शांत द्वीप कहते हैं। तो 1486 के अंदर बार्थोलोमो डियाज नामक एक व्यक्ति था जिसने उत्तमा शांत द्वीप सबसे दक्षिणी छोर अफ्रीका का इसकी खोज की। 1492 के अंदर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये वाला प्रश्न अभी जो कि 10-15 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंदर कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया कि किस वर्ष कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो 1492 ये ध्यान में रखना। 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने भारत के रास्ते की खोज की थी आने वाले। 1500 के अंदर केब्रोल नामक व्यक्ति ने ब्राजील की खोज की। 1509 मेगलेन नामक वैज्ञानिक ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। तो ये दोस्तों इनका ध्यान रखना, 1509 में मेगलेन ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अब तीसरा जो कारण है व्यापारिक समृद्धि। इतिहासकारों के अनुसार क्रूसेडर्स ने यूरोप को धनी बना दिया क्योंकि सभी देशों के व्यापारी इटली में जाकर बस गए और वहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे वहाँ पर व्यापारिक नगरों की स्थापना होती है। चौथा कारण है अरब मंगोल संपर्क। बड़ी संख्या में अरब व्यापारी स्पेन, सार्डिनिया, सिसिली में जाकर रहने लगे और वहाँ पर इन स्थानों पर धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं की स्थापना हुई। 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलई खां, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, कुबलई खां कहाँ का शासक था, सबसे पहले यही आपको ध्यान में रखना है, मंगोल का शासक था। 13वीं शताब्दी के अंदर कुबलई खां मंगोल का शासक था और इसका उद्देश्य यूरोप और एशिया को एकता के सूत्र में बांधना था। कुबलई खां यूरोप को एशिया के साथ एकदम एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, अच्छा शासक था। इटली का विद्वान मार्को पोलो कुबलई खां के दरबार में पहुंचा। इन्होंने 20 वर्षों तक, जो कि मार्को पोलो है इटली का विद्वान है, 20 सालों तक कुबलई खां के दरबार में रहकर अपने ज्ञान का अर्जन करता है। अरब मंगोल संबंध के कारण पश्चिम लोगों का, जो पश्चिम के लोग हैं उनका पूर्व के लोगों से संबंध स्थापित हुआ। यहाँ पर अरबी गिनती, कागज, मुद्रण, बारूद, बीजगणित, दिशा-सूचक यंत्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सभी अरबों से उनको मिला। जैसे कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ, लेकिन चीन से उनको जानकारी नहीं मिली। यूरोप वालों को जानकारी कहाँ से मिली, अरब वालों ने चीन के साथ युद्ध किया और अरब वालों को ज्ञान प्राप्त हो गया कागज का। और आपको पता है फिर अरब से कागज का जानकारी कहाँ पहुँची, यूरोप पहुँची। तो ऐसे प्रश्न भी आया हुआ है, यूरोप वासियों को कागज की जानकारी किन से प्राप्त होती है, तो अरब वासियों से प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखना। कागज मुद्रण। कागज का आविष्कार चीन में लगभग 105 ईस्वी में हुआ। 751 ईस्वी में मध्य एशिया में युद्ध हुए बाद चीनी कागज निर्माताओं को अरब ले गए। अरबों के माध्यम से कागज यूरोप में पहुंचा, ये वाला है। इटली में सबसे पहले अरबी कागज का प्रयोग हुआ था। 1450 में जर्मन में जोहानस गुटनबर्ग ने टाइप मशीन के समान एक मशीन का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग जो है वो मेजनगर का निवासी था, तो इसका ध्यान में रखना दोस्तों। 1450 गुटेनबर्ग टाइप मशीन का आविष्कार करते हैं और कहाँ का निवासी था, मेजनगर का निवासी था। 1456 में पीटर स्कोएटवे जोहानस प्रथम के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार अलग है,
टाइप मशीन का आविष्कार अलग है, जो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया, मेजनगर का निवासी था। और पीटर स्कोएट और जोहानस प्रथम के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। 1477 के अंदर कैक्सटन नामक स्थान पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका प्रश्न आता है। एक तो आपको चेस्टन नामक स्थान बताया था जहाँ पर चर्च 2 भागों में विभाजित हुआ था। ये कैक्सटन नामक स्थान है जहाँ पर ब्रिटेन में छापाखाना स्थापित होता है। तो सर्वप्रथम छापाखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? कैक्सटन नामक स्थान पर। 1454 में 31 पंक्तियों की पुस्तक इंटरजेसेज ऑफ निकोलस 5 ये पुस्तक थी। तो ये पहली मुद्रित पुस्तक मानी जाती है 1454 के अंदर। हालांकि एक चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, यदि इंटरजेसेस नाम पुस्तक आएगी तो उसके साथ में बाइबल नहीं दिया होगा, और बाइबल आएगी तो फिर इंटरजेसेस नहीं दिया होगा। ईसाइयों के अनुसार प्रथम मुद्रित पुस्तक किसको माना जाता है? बाइबल को माना जाता है 1456 में, ठीक है ना। तो ये दोनों यदि साथ में आती है तो फिर आपको इंटरजेसेस ही करनी है। ये 1454 में, ये 1456 में। और यदि दोनों में से एक आए, बाइबल आए तो पहले बाइबल कर देना, इंटरजेसेस आए तो इंटरजेसेस कर देना। मेन्यूस्क्रिप्ट ये क्या चीज़ है? इंग्लैंड में हस्तलिखित ग्रंथों को मेन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा अलग था तो मैंने साथ में ऐड कर दिया है ताकि आपको बार बार अलग न पढ़ना पड़े। ये देखिए थोड़ा सा मैप है, इधर देखो ये टर्की है, ये इधर इटली है, फ्रांस है, इधर ये जर्मनी है, ये स्पेन है, और ये जैसे भूमध्य सागर है, और नीचे इसके वो है अफ्रीका वगैरह। 2 चीज़ों का ध्यान रखना। एक आएगा दोस्तों रोजर बेकन। रोजर बेकन ने प्रयोगात्मक खोज प्रणाली की शुरुआत की। एक आएगा फ्रांसीसी बेकन, इसने आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी बेकन आधुनिक विज्ञान का जनक, और रोजर बेकन जो है प्रयोगात्मक खोज प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये नीचे अमेरिका वाला बनाया हुआ है, ये छोड़ दो। अब है स्कोलिस्टिक विचारधारा का जन्म हुआ। स्कोलिस्टिक विचारधारा देखो, पुनर्जागरण काल के संत ऑगस्टिन के धर्मशास्त्र, अरस्तु के तर्कशास्त्र का समन्वय दिखाई देता है। इस विचारधारा को स्कोलिस्ट विचारधारा कहा जाता है। फ्रांस के पीटर ओबलो व थॉमस एक्विन ने इस विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। अब लो एक विचारधारा, अब से क्या बना दोगे? ओबलो, एक से क्या बना लोगे? एक्विन। तो स्कोलिस्ट विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ओबलो और एक्विन को माना जाता है, याद हो जाएगा। अब आगे आ गया रोजर वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रोजर बेकन द्वारा प्रयोगात्मक खोज प्रणाली की शुरुआत की गई। इन्होंने अपनी पुस्तक ओपस मेयस किसकी पुस्तक है? रोजर बेकन। प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का वर्णन किया और स्कोलिस्ट विचारधारा का विरोध किया, ये ध्यान में रखना। समर्थन नहीं किया, इन्होंने विरोध किया था। अब आगे दोस्तों पुनर्जागरण काल के प्रभाव। तो धन्यवाद दोस्तों, ये अपने कल कर लेंगे, आगे वाली वीडियो में कर लेंगे, और जैसे ही समय मिलता है आगे वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।